कमजोर। क्या होता है, स्टार्टअप आता है, सोचता है बाजार में मैं भी यूनिकॉर्न हो जाऊंगा, अभी रातों रात यूनिकॉर्न हो जाए। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे फंडिंग आ रही है, बाहर ही तो खड़ा चेक लेकर के ये सोच करके जो है अपना कूद जाते हैं बाजार में, देखते नहीं, प्रोडक्ट को समझते नहीं, मार्केट की प्रॉब्लम को समझते नहीं, कंपटीशन को समझते नहीं, और अपना सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में आ गए और ये समझाने में लगे कि मैं कितना इंटेलिजेंट प्रोडक्ट लेकर के आऊं, मेरा आइडिया स्टार्टअप का देखो। इनएक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, वो रिस्क को इवैल्यूएट नहीं कि सामने वाले क्या क्या तैयारी करके बैठे हैं, वो अपनी टीम की तारीफ कर रहा है, और ये अंडर एस्टिमेशन जो था इसने फंसा, क्योंकि अभी तक केवल अपनी तारीफ कर रहा था, अब यहां ये भी बता दिया कि सामने वाला। यही कारण है every second business is failing in first 5 years. Hey guys, one more time. Every second business in India is failing in first 5 years. पहले 5 साल में हर दूसरा बिजनेस जाके खत्म हो जाता है, यानी कि 50% बिजनेस पहले 5 साल में खत्म हो रहे हैं, जबकि पुराना डेटा क्या है 2016 का कि 90% बिजनेस हर 5 साल में खत्म हो जाते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि आप राइवल्स को नहीं समझ रहे और कंज्यूमर को नहीं समझ रहे। देखिए ये एनालिसिस कैसे होता है, एक तो होता है इररेगुलर एनालिसिस, आप रेगुलरली नहीं एनालिसिस को इंटेलिजेंस नहीं, या फिर टू नैरो एनालिसिस और टू वाइड एनालिसिस। टू नैरो एनालिसिस मतलब अपनी तारीफ करते जा रहे हैं, और टू वाइड एनालिसिस मतलब आप एक्चुअली एसेंसी मिस कर गए। इतना दूर से इतना बड़ा इतना दूर से इतना हेलीकॉप्टर व्यू देखा कि आपको एक्चुअली समझ नहीं आया कि हुआ क्या, पीछे टीम कितनी है और कितनी डेप्थ है और कितनी विड्थ है और क्या वाइड असॉर्टमेंट है कि डीप असॉर्टमेंट है कि स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट है, आपको समझ नहीं आया। ये सारे डेंजरस है। आपको ये पता नहीं कि सामने वाली टीम की लिक्विडिटी क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कितना कैश रख के बैठा है कंपटीशन। जब जियो आया था बाजार में इतना कैश लेकर के आया था कि सबका गेम ओवर किया उसने। आपको राइवल को समझना चाहिए। एयरटेल इतनी बड़ी स्ट्रेंथ से केवल एयरटेल बचा, बाकी सबका मर्जर डीमर्जर और सबका गेम ओवर हो गया। आप जानते हैं जियो का सारा एक्सपीरियंस, कितने लोग तेजी से जियो पे स्विच किए। जब तक आपको सामने वाले की डेप्थ, उसकी सप्लाई चेन की, उसके सप्लाईज की और उसके सप्लायर की नहीं पता चलेगी, तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो लड़ेगा कितना लंबा। सप्लाई और सप्लायर्स, कितनी सप्लाईज है और कितने सप्लायर्स हैं, यानी कि आज पांडवों की सेना में कितना एम्यूनेशन और कितनी टीम है और कितने लोग पीछे से आ रहे हैं जो सप्लाई देते चले जाएंगे। चाणक्य पंडित ने धनानंद को समाप्त करने के बाद या उसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर सिकंदर की टीम को उसकी सप्लाई काट के खत्म किया था। पोरस ने भी यही किया। आर यू विद मी लवली? यस नो? पीछे से तो सप्लाई आ रही थी, उसको खत्म किया, आगे की टीम खत्म। योगेंद्र सिंह यादव जी के साथ एक वीडियो 15 अगस्त को दिया हमने, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि 21 घंटा लगता था मुझको पीछे बैकपैक लेकर के चढ़ने में, जाकर के कारगिल के युद्ध में, और हम 4 लोग जाते थे ताकि एम्यूनेशन और खाने का सामान ऊपर पहुंचाए, वो थी उनकी सप्लाई। और हमेशा कंपटीशन देखता है कि सप्लाई और सप्लाईज को खत्म कर दो, इसका गेम ओवर हो जाएगा। ब्लॉकबस्टर ये वो कंपनी थी 1985 से 2010 में जाके बैंकरप्ट हुई। मैसिव बिजनेस, वीडियो गेम और होम मूवी रेंटल्स के अंदर सबसे बड़ा जायंट था दुनिया का। आपकी जानकारी के लिए 85,000 एम्प्लॉय थे, 10,000 आउटलेट पे काम किया करते थे ब्लॉकबस्टर में। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी ब्लॉकबस्टर। मूवी देखनी होती थी पहले, डीवीडी मिलती थी आपको, कैसेट मिलती थी, वीसीआर कैसेट लगाते थे, याद है आपको? टर्मिनेटर मूवी घर पे ला करके देखा करते थे हम। एंटर द ड्रैगन इंग्लिश मूवी इंडिया में नई लोगों ने देखनी शुरू करी थी उस समय। तो ब्लॉकबस्टर इसके 10,000 स्टोर थे दुनिया भर के अंदर। 2004 में बता रहा हूं मैं आपको, अपने पीक के समय में। पर जो ट्रांजिशन डिजिटल मॉडल की तरफ चल रहा था वो नेटफ्लिक्स लेके आ रहा था। नेटफ्लिक्स सन 2000 में चालू कर चुका था कि डिजिटल तैयारी होगी आगे, क्योंकि इंटरनेट उस समय .com का जो बहुत तेजी के साथ जो ग्रोथ आ रहा था उसको 96 से ये समझ रहा था, और उसको समझ आया कि आगे चल के मूवी लोग सीधा इंटरनेट से देखेंगे। सन 2000 में इसके बाद ऑफर आई थी नेटफ्लिक्स को खरीदने की केवल $50 मिलियन में। एक हम कितने में? चिल्लड़ थे, चिल्लड़ इनके लिए $50 मिलियन। और आज वही नेटफ्लिक्स डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण $101 बिलियन पे है, और ये भाई साहब 2010 में बैंकरप्ट होकर गेम से बाहर हो गए। इसका भी एनरॉन हो गया। क्या हो गया? एनरॉन हो गया इसका भी। ये ट्रांजिशन को नहीं पहचान पाना। जनरल मोटर, भाई साहब जनरल मोटर कितने साल चली मालूम आपको दुनिया में? 101 साल चली। 1908 में आई थी, 2009 में बैंकरप्ट हुई। क्यों जनरल मोटर बैंकरप्ट हुई? क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी में पैसा ही नहीं लगाया उसने कभी। अमेरिकन कंपनी जायंट, इतना बड़ा जायंट, 100 साल से ज्यादा काम किया उसने, पर ब्लेटेंटली कंपटीशन को इग्नोर किया और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया। और सबसे प्यारा उदाहरण जो आप सब जानते हैं, जिसकी आप रोज बात करते हैं, वो कौन था? नोकिया। क्यों नोकिया का गेम ओवर हुआ? सबसे बड़ा कारण क्या था? नोकिया को लगता था मेरे ब्रांड की रिकॉल बड़ी है, बस मैं लेट भी लाऊंगा मोबाइल चलेगा, लोग फिर भी मेरे पास आएंगे। जितने में नोकिया एक मोबाइल की पीपीटी तैयार करता था चाइना, उतने में 3 मोबाइल निकाल के ले आता था।
और वो कारण है, एक बार पोजीशनिंग खराब हुई, आज वापस नोकिया को उठने में कितनी दिक्कत आ रही है, ये हम सब जानते हैं। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? बस ये जो है ना, ये जो फीलिंग है कि मेरा ओवर एस्टिमेट करना अपने आप को, नोकिया का बार बार स्टेटमेंट क्या आता था कि मेरे ब्रांड का रिकॉल वैल्यू इतना स्ट्रांग है, मैं मोबाइल लेट भी लेके आऊंगा तो लोग मेरा ही लेंगे, और उसी के कारण गेम ओवर हुआ। इग्नोरिंग टू लिसन व्हेन इट इज मोस्ट नीडेड टू लिसन। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना, तब भी आप नहीं सुनने को तैयार हो रहे, तो क्या सुनोगे भैया? आपका भी एनरॉन हो जाएगा। ट्राइंग, you should listen to the truth when the truth is available, publicly available. ऐसे लोग क्या करते हैं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने देते सामने वाले का, बीच में टोक के बोलते हैं, बीच में रोक के बोलते हैं। इनको ना कहते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज्ड पीपल। ये सेल्फ हिप्नोटाइज होते हैं। अब क्योंकि ये इतने सेल्फ हिप्नोटाइज है, आप इनसे आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तो इस अबव एवरेज सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना। यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक यू आर, एंड दे आर नॉट एज पुअर एज यू थिंक दे आर। आप इतने अच्छे नहीं हो जितना अपने आप को अच्छा समझते हो, सामने वाला इतना कमजोर नहीं है जितना आप उसको कमजोर समझते हो। इसकी कम से कम तैयारी करके चलिए। इस दुर्योधन सिंड्रोम से बाहर कैसे आ जाए? लर्निंग करके। कैसे आ जाए? लर्निंग करके। रोज इन्वेस्ट करें अपने लर्निंग पे। दाया हाथ आगे लाए, बोलिए आज से अपनी लर्निंग पे रोज समय लगाऊंगा। ये वचन लेना चाहिए, हर इंसान को ये वचन लेना चाहिए कि मैं ये वचन लूंगा, अपनी लर्निंग पे लगाऊंगा। किसी और को नहीं दे रहे हो भाई, अपने लिए कर रहे हो। शार्पनिंग द सॉ इसी को बोलते हैं। यही अब्राहम लिंकन बोलते थे, अगर मेरे को पेड़ काटने के लिए आरी दी जाएगी तो 8 घंटे में मैं 6 घंटा धार लगाऊंगा और 2 घंटे में इतनी पेड़ काट दूंगा जितना कोई हिसाब नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि वो धार लगाना है। इसको क्या लगाना है? नहीं तो आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाओगे। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इतने बड़े जगरनॉट्स बनते ही नहीं अगर स्टीव जॉब्स के पास उसका स्टीव वॉजनियाक नहीं होता और बिल गेट्स के पास उसका अपना पॉल एलन नहीं होता। नहीं तो स्टीव जॉब्स ये बोल सकता था, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं बोला। उसने हमेशा स्टीव वॉजनियाक को साथ रखा, उसने पॉल एलन को साथ रखा। जब आपका कोच आपकी मदद करने को तैयार हो तो बिना बात के आर्ग्यू करने की आवश्यकता नहीं। सरेंडर करें, सुने, अपने मेंटर की शरण लें ताकि वो लर्निंग अंदर रजिस्टर हो सके। दुर्योधन की मानसिकता से हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या नहीं करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की